क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पूर्ण संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो आपके जो दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ वो दिया हुआ है गणितीय मूल संक्रियाएं। वैसे तो देखने में बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है जिसमें हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना 4 प्रकार की संक्रियाएं करनी है। तो ये जो चीज़ है ये हम बचपन से ही सीखते आए हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है कि हम जोड़े कैसे या कैसे घटाए, कैसे गुणा करें या कैसे भाग करें। तो हम इसमें जो बात करेंगे इस वीडियो में, वैसे जो साथी पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि इससे बहुत ही गणितीय मूल संक्रियाओं पर आधारित वीडियो बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो बने हुए हैं। तो जो साथी नए हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह के जो वीडियो बनेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा और आप इस तरह के जो अच्छे वीडियो हैं उनसे वंचित नहीं रहेंगे। तो जो साथी अभी नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पिछले जो वीडियो है गणितीय मूल संक्रियाओं पर आधारित दो वीडियो बने हुए हैं, जिसमें एक में तो मैंने मूल संक्रियाओं में जो हम अक्सर गलतियाँ करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, और दूसरा जो वीडियो है उसमें हमने मोड मास जो थ्योरम है उसके ऊपर बहुत ही विस्तार से मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर बनाया है। तो आप दोनों ही वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही एक और निवेदन करूं कि जो साथी नए हैं उन्हें ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात जो कर रहे थे वो है गणितीय मूल संक्रियाओं की, जिसमें हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये 4 प्रकार के संक्रियाओं पर आधारित हमारे प्रश्न आते हैं। तो कोई अच्छा सा एक प्रश्न आएगा जिसमें हो सकती है कि एक संक्रिया दी हुई है या 2 संक्रिया हो या इसमें 2 से अधिक संक्रिया भी हो सकती हैं। तो एक अगर सामान्य सा प्रश्न आएगा तो वो लगभग आपके मोड मास जो थ्योरम है उस पर आधारित प्रश्न आएगा। और अगर कोई इबादती प्रश्न जो आता है, व्यवहारिक जो प्रश्न बन के आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग करना की अलग अलग संक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो हम सारे प्रश्नों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बना रहे हैं। तो एक बार तो हम सारा बेसिक क्लियर करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि इस बार इसका गणित का जो अंक भार रखा है बहुत ही कम रखा हुआ है, केवल 10 अंक है। इसके लिए हम ये जानते हैं कि इसमें से 5 प्रश्न आएंगे। तो हम ज़्यादा विस्तार से कहीं भी चर्चा नहीं करेंगे, हम बहुत ही शॉर्ट में करेंगे और हर एक बिंदु को हम टच करेंगे ताकि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं रहे जिसके कारण हमारे अंक कम हो जाए। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे होने के बाद फिर हम अच्छे जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, आपको कहीं भी ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको कुछ भी इसमें से मिस करना पड़े या आपको अलग से गाइड की जरूरत पड़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें जोड़ने की। वैसे तो जोड़ना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको हम आराम से करना जानते भी हैं। पिछले वीडियो में मैंने जोड़ने के सारे तरीके बताए हैं कि हम किस तरह से जोड़ को कर सकते हैं, कि क्या क्या उसमें गलतियां होती है। तो आप इस वीडियो को देते हैं, बार बार उसको हम रिपीट इसमें नहीं करेंगे। मैं जो बताऊँ इसमें जो चीज़ जो तो ध्यान रखना, आप जोड़ना जो शब्द उसके साथ में हमें जो दूसरे जो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों का भी कई बार उपयोग होता है। जैसे दूसरा जो शब्द देखते हैं योग, जोड़ने को क्या कहते हैं, योग करना भी कहता है, और दूसरा जो है संकलन करना भी कहते हैं। ये 2 शब्द आप एक्स्ट्रा याद रखें, क्योंकि कई बार जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें हमें बिल्कुल सामान्य से शब्द नहीं देके हम थोड़ा सा हमें चकराने के लिए संकलन करना या योग करना इस तरह के शब्द दे देते हैं, तो उसमें हम कई चक्कर आते हैं और हम बिल्कुल जो सामान्य जो प्रक्रिया है उसमें भी हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो जोड़ने में ऐसा कोई विशेष नहीं है तो हम इसको ज़्यादा समय नहीं देंगे, हम सीधे ही बढ़ते हैं। दूसरी जो संक्रिया है घटाना, या जिसे बाकी करना भी कहते हैं, उसे व्यवकलन भी कहते हैं। ये जो शब्द हैं इन शब्दों को आप ध्यान में रखें और उसके आधार पर हम घटाने की जो क्रिया है उसको हम संपन्न कर सकते हैं। तो घटाने की संक्रिया भी उसमें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो हम इसमें वापस चर्चा नहीं करेंगे किस तरह से घटाना है। तो अगर हमें कोई कहे कि व्यवकलन की संक्रिया क्या है, तो हमारा सीधा साधा जवाब यही होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, वो जो है वो कहलाता है व्यवकलन, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो घटाना या बाकी करना। ठीक है, या अंतर 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात करना हो तो भी वो व्यवकलन है। अब हम यहाँ ये नहीं जानते, अगर हमारे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि बड़ी संख्या को कहते क्या है और छोटी संख्या को क्या कहते हैं, तो शायद वहाँ आपका मामला अटक जाता है। तो ये ध्यान, बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या को तो कहते हैं वियोज्य, और उसमें से हम जो छोटी संख्या जो घटा रहे हैं उसको कहते हैं वियोजक। तो वियोज्य में से वियोजक को हम जब घटाते हैं तो हमारे लिए ये क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है व्यवकलन।
ये जो पारिभाषिक शब्द है, ये शब्द भी हमारे दिमाग में होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसे शब्द का प्रयोग हो भी सकता है, इसके कारण वो छोटे से शब्द है तो इसके कारण हमारा प्रश्न गलत नहीं हो जाए। ठीक है, बाकी व्याकरण की जो क्रिया है वो आप अच्छे से जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जोड़ने और घटाने की संक्रिया पर आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। एक तो हमें पूछा जाता है कि योज्य प्रतिलोम क्या है, और एक आता है योज्य तत्समक क्या है। इन शब्दों पर आधारित भी बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न याद है कि जैसे किसी संख्या है, हमें ये दे दी, जैसे एक संख्या है 5, इस 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो बहुत ही सामान्य से आप दिमाग में रखें, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या। ठीक है, चिन्ह से तात्पर्य कौन सा, प्लस और माइनस, ऋण और धन। ठीक है, तो अगर 5 का हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या होगा, -5। और इसी तरह अगर कोई संख्या माइनस में दी हुई है, जैसे अगर -6 लिखा हुआ है, उसका हमें पूछे इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका क्या होगा, +6। तो बहुत एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन हमें अगर इसका योज्य प्रतिलोम का अगर हमें ज्ञात नहीं हो हमें, तो हम ये छोटा सा प्रश्न भी हमारे गलत हो सकता है। तो एक तो आप ये दिमाग में रखें, योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि वह कोई भी जो संख्या दी हुई है उस संख्या का विपरीत चिन्ह वाली जो संख्या है वो उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो शब्द मिलता है वो मिलता है योज्य तत्समक। अब ये योज्य तत्समक क्या है, तो ये किसी भी संख्या में से, ध्यान रखें, किसी भी संख्या में से ऐसी संख्या जिसको जोड़ने या घटाने से आपको अगर वही संख्या प्राप्त होती है, वो इसका कहलाता है योज्य तत्समक। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ली है 7। अब मुझे आप ऐसे बताइए 7 में से मैं किस संख्या को जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे आंसर 7 ही मिलेगा। तो बहुत ही सामान्य है, वैसे देखने में तो क्या कौन सी संख्या है वो, 0। तो हम 7 में अगर 0 को जोड़े तो भी हमें 7 मिलेगा, और हम 7 में से अगर 0 को माइनस करें, घटाएं, तो भी हमें क्या मिलेगा, 7। तो योज्य प्रतिलोम जो है, योज्य का मतलब है जोड़ने की क्रिया का जो तत्समक है वो है इसका बिल्कुल एक सामान्य सा अर्थ है 0। ठीक है, तो बहुत ही शब्द स्पष्ट हो गए। योज्य प्रतिलोम तो कौन सा होगा, किसी भी संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या। अगर प्लस है तो उसका हो जाएगा माइनस वाली संख्या, अगर माइनस है तो उसका प्लस वाली संख्या। और उसमें आप ध्यान ये रखें, जब मैं यहाँ पर पूर्णांक लिखे तो जरूर नहीं पूर्णांक ही हो, इसकी जगह अगर परिमेय संख्या भी दी हुई हो। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है 2/3। ठीक है, भिन्न जो संख्या है उसको परिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या है जैसे 2/3, तो इसका अगर मुझे योज्य प्रतिलोम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, -2/3। तो ये सब जगह लागू होता है, चाहे वो परिमेय संख्या है या दशमलव संख्या है, किसी की भी अगर हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करना है, हमें केवल उसका चिन्ह बदलना है। और योज्य तत्समक क्या होगा, तो योज्य तत्समक जो है वो हमेशा किसी भी संख्या के लिए क्या है, 0। यानी किसी भी संख्या में से 0 को हम घटाएंगे तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी, और 0 को जोड़ेंगे तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने पर आधारित यही जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आप परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या है और ये किसमें लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रम विनिमेयता का गुणधर्म को एक छोटे से भाषा में समझे कि गुणधर्म, क्रम विनिमय का मतलब क्या है, जैसे कोई दो संख्या दी हुई है A और B, जब इनका क्रम, जैसे ये प्लस या माइनस दोनों के लिए अपन देख रहे हैं, तो अगर एक पहली संख्या है उसका क्रम, ये इसका स्थान कौन सा है, पहला, और ये दूसरी संख्या है। अब इनका हम अगर क्रम बदल दें, दूसरे वाले को आगे लिखें और पहली संख्या को पीछे लिखें, तो ये कहलाता है क्रम विनिमयता, यानी एक दूसरे का क्रम बदलना। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म जो है, अब हमारा प्रश्न ये भी आ सकता है, क्या जोड़ने में या घटाने में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है क्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जोड़ने की जो संक्रिया है, जैसे जोड़ने में हम अगर जैसे 3 में अगर 4 को जोड़े और इसका विपरीत अगर हम कर दें 4 + 3, अगर 4 में हम 3 को जोड़े तो हमारे जो आंसर है उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर कितना आता है, 7। तो ये ध्यान रखें, जोड़ने की जो संक्रिया है उसमें क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, अब हम घटाने का इसी तरह से देखें, जैसे हमने ये इसी प्रश्न को हम थोड़ा बदल के लिखे, जैसे 7 में से अगर 5 को घटाओ या हम 5 में से 7 को घटाएं, क्रम बदल दिया मैंने।
तो यहाँ पर जो इनके आंसर है वो आंसर शायद समान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे समान? क्योंकि दोनों के आंसर इसलिए समान नहीं आते, जैसे 7 में से हम 5 को घटाए तो हमारा आंसर क्या आता है 2। और अगर 5 में से 7 को घटाना हो तो जब पूर्णांकों को घटाते हैं तो क्या होगा, जिसका ज़्यादा होगा मान उसका मान आएगा, यानी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 2 आते हैं। तो 2 और -2 समान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि घटाने की जो क्रिया है उसमें क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है। ये भी 1-2 चीज़ ध्यान में रखें, मेरे दिमाग में आएगी तो मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप, जोड़ने की संक्रिया में तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है और घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुणा या गुणन की संक्रिया है उसके बारे में। अगर हमें किसी से पूछा जाए कि गुणा या गुणन की संक्रिया क्या है, तो उसका सामान्य सा अर्थ है किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना। वो जो संक्रिया है वो कहलाती है गुणा। किसी भी संख्या को बार बार, यानी एक ही जो संख्या है उस संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे कोई संख्या है 3, तो हम 3 को अगर 3 + 3 + 3 + 3 + 3, इसका अर्थ क्या हुआ, हमने 3 को कितनी बार जोड़ा है 3 × 5। 3 को हमने कितनी बार जोड़ा 5 बार। तो यहाँ पर ये जो है 3 का गुणा हम किया तो इसको 5 बार जोड़े तो भी कितना होगा 15, या 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 15। तो ये जो संक्रिया है ये कहलाती है गुणन की संक्रिया या गुणा की संक्रिया। अब जिस संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं उस संख्या को तो कहते हैं गुणनीय। क्या कहते हैं, गुणनीय। और जितनी बार हम उस संख्या को जोड़ रहे हैं वो कहलाता है उसका गुणक। ये 2 शब्द याद रखें, ये तो गुण्य, जिस संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं उसको तो क्या कहते हैं गुण्य, और जितनी बार हम उसको जोड़ रहे हैं या जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो कहलाती है उसका गुणा। और इस जो आंसर आ रहा है उस आंसर को हम क्या कहेंगे, इसका गुणनफल। ठीक है, अब इस पर ध्यान रखें, ये जो संख्या है तो गुण्य है और गुणक है, इन दोनों को इसके गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुणनखंड। किसके गुणनखंड है ये 15 के। 15 के 2 जो गुणज है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये 15 के क्या है गुणनखंड, 3 और 5। ठीक है, ये जो बेसिक जो शब्द है इन शब्दों को आप दिमाग में रखें। एक तो गुण्य है, एक गुणक है, गुणनफल है और गुणनखंड है। ये 4 जो शब्द जो बिल्कुल सामान्य से एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनमें हल्का सा पारिभाषिक रूप से अंतर है, तो इनको आप दिमाग में रखें ताकि हमें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, तो हमने जिस तरह से हमने जोड़ने में हमने 2 शब्द देखे थे, क्या था, एक तो योज्य प्रतिलोम और एक था योज्य तत्समक। तो इसी तरह से गुणन प्रतिलोम और गुणन तत्समक भी होता है। ठीक है, तो ये जो किसमें काम आएगा, गुणा में। अब हमें जिस तरह से हमने जोड़ने में देखा था कि जोड़ने में क्या था हमारा, जो उसका विपरीत अर्थ वाली संख्या थी, यानी जिससे हमें ये ध्यान रखें, प्रतिलोम का अर्थ है, योज्य प्रतिलोम का अर्थ तो क्या है, योज्य प्रतिलोम का अर्थ तो ये है कि ऐसा दोनों को अगर योग करने पर अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो वो कहलाता है इसका योज्य प्रतिलोम। यानी अगर 5 है तो उसका योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा -5, ताकि दोनों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 0, तो वो कहलाता है इसका योज्य प्रतिलोम। ये तो अपन ने पहले देख लिया। अब इससे गुणन प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमें ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करने पर 0 आए, ये नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखना। ऐसे 2 संख्या जिनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो 1, वो कहलाता है इसका गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। अब इसमें गुणा में 1 हमें कैसे मिलेगा, जैसे हमें 2 है, एक सामान्य सा प्रश्न लेते हैं 2, तो हम 2 को किससे गुणा करें कि हमें आंसर जो है वो कितना मिलना चाहिए 1। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से हम किसी भी संख्या को गुणा कर सकते, 1 तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, हमें 1 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके व्युत्क्रम से हमें गुणा करना पड़ेगा। एक नया शब्द है, कौन सा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एक तो होता है क्रम विनिमय जिसमें आगे पीछे लिखना होता है, और व्युत्क्रम का मतलब होता है तो ऊपर जो संख्या है अंश जो है उसको हर बनाना और हर जो है उसको अंश बनाना, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है 4/5, इसका अगर हमें व्युत्क्रम लिखना है तो क्या होगा 5/4, यानी ऊपर वाली जो संख्या है उसको हमें नीचे लिखना है और नीचे जो संख्या लिखी है उसको हमें कहाँ लिखना है ऊपर, तो वो होता है इसका व्युत्क्रम।
तो ये व्युत्क्रम से जब गुणा करेंगे हम किसी भी संख्या को तो हमें गुणन प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के व्युत्क्रम से, जैसे हमने जो लिखा था, जैसे 4/5, इसको हम इसके व्युत्क्रम से गुणा करें 5/4 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 5 से 5, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? उसकी व्युत्क्रम वाली संख्या। अब इसमें ध्यान रखना, हमें कहीं भी निशानों को बदलना नहीं है। योज्य प्रतिलोम में तो क्या होता था, उनके केवल चिन्ह बदलने से हमें योज्य प्रतिलोम मिल जाता था, लेकिन गुणन प्रतिलोम कैसे मिलेगा? जो संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर -3 है तो उसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/-3। ये ध्यान रखना, हमें निशान वो ही रखना, निशान हमें नहीं बदलना पड़ेगा, वो इसका कहलाएगा योज्य गुणन प्रतिलोम। तो हम जब इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कितना आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा इसका गुणन प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? केवल उसका व्युत्क्रम करना है, निशान नहीं बदलने। दूसरा जो शब्द था वो था गुणन तत्समक। अब गुणन तत्समक क्या है? जैसे हमने योग तत्समक देखा था, उसमें तो क्या था? संख्या को उसमें जोड़ने या घटाने से हमें अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो वो तो था योज्य तत्समक। और गुणन तत्समक क्या होगा? हम किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो, वो कहलाएगा उसका गुणन तत्समक। ठीक है, तो अब गुणा और भाग दोनों के लिए लागू होगा। भाग की क्रिया में भी सेम टू सेम चलेगा, जैसे वो योज्य तत्समक जो था वो जोड़ने और घटाने के लिए था, तो इसी तरह से ये जो है गुणन तत्समक जो है वो गुणा और भाग दोनों में काम आएगा। तो हमें ऐसी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई है, उसको हम किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से हम भाग दें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो, वो कहलाएगा इसका गुणन तत्समक। तो याद रखें, जोड़ने और घटाने के लिए तो क्या था? 0, और गुणा के लिए वो तत्समक है कौन सा? 1। यानी हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, या हम किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो गुणन तत्समक तो कहलाएगा 1, और गुणन प्रतिलोम जो है वो होगा उसकी व्युत्क्रम संख्या। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखें। ये गुणा पे आधारित एक नई शब्दावली है। चलिए, अब हम एक वही जो जिस तरह से हमने जोड़ने में देखा था और घटाने में देखा था, क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो जोड़ने में तो लागू होता है लेकिन घटाने में लागू नहीं होता है। तो हम अब ये चेक करेंगे क्या क्रम विनिमय गुणधर्म गुणन क्रिया और भाग क्रिया पे लागू होती है या नहीं होती। तो आप ये देखें, जैसे हम कोई भी संख्या है, जैसे हम 3 को अगर 4 से गुणा करें और इसका हम क्रम अगर बदल दें, 4 को अगर 3 से गुणा करें तो शायद हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 12 ही आएंगे और ये भी 12 ही आएंगे। तो गुणा की जो क्रिया है उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, लेकिन भाग की क्रिया में घटाने की तरह ही क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा। कैसे? जैसे 12 को अगर हमें 4 से भाग देना हो और इसका क्रम अगर बदल दे, 4 को अगर हमें 12 से भाग देना हो, तो दोनों के लिए आंसर आपके समान नहीं आएंगे, दोनों कैसे आएंगे? अलग अलग आंसर आएंगे। तो भाग की जो क्रिया है उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। यानी बिल्कुल आप दिमाग में रखें, जोड़ने में और गुणा करने में तो क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है, लेकिन घटाने में और भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग की क्रिया या भाजन की क्रिया। ठीक है, अब ये जो क्रिया है इसको आप सभी जानते हैं करना। अब इसमें जो नई शब्दावली है, इसकी शब्दावली हम अक्सर हम परीक्षा में यूज़ करते रहते हैं, तो इसकी शब्दावली हमें ज्ञात है। इसमें जो शब्द आते हैं, एक तो आता है भाज्य, एक शब्द मिलता है भाजक, एक मिलता है भागफल और एक मिलता है शेषफल। ये जो शब्दावली है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि अगर आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में और 10th में इस पर आधारित एक प्रमेय भी पढ़ा हुआ होगा, जिसमें ये शब्दों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो एक अक्सर 6, 7, 8 में भी है, लेकिन वहाँ पर हम इसको थ्योरम रूप में नहीं पढ़ते हैं। एक थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो इस पर आधारित है, वो हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की परिभाषा दी हुई है। तो हम तो सामान्य रूप से इसको जानेंगे कि हम किसी भी संख्या को जब भाग की क्रिया करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, जैसे बहुत ही छोटा सा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, जैसे 15 को अगर हम 3 से भाग देना है, बहुत ही सामान्य क्रिया है, कितनी बार भाग होगा? 5 बार।
तो 3 पंजे हो गए 15 और ये आ गया 0। ठीक है, तो अब हमें इसमें से बहुत ही सामान्य सूत्र देगा। सबसे पहले तो है भाज्य, यानी हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, कौन सी संख्या में भाग दे रहे हैं हम 15 में, तो ये तो है भाज्य। उसके बाद भाज्य कौन सा होता है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये इसका कहलाता है भाजक। और भागफल कौन सा कहलाएगा, भागफल बिल्कुल शब्द से स्पष्ट है, जो आपका आंसर आ रहा है वो है हमारा भागफल। और शेषफल, शेषफल कौन सा होता है, जब भाग की क्रिया समाप्त हो जाए और अगर यहाँ पे जैसे हमारा शेष 0 आ रहा है, कई बार यहाँ पर शेष संख्या बचती है तो वो कहलाता है शेषफल। तो बहुत ही सामान्य से शब्द इसमें, ये तो हमारे बार बार यूज आते हैं इसलिए हमें ये सारे पता है, फिर भी मेरा बताने का फर्ज है, क्योंकि आपको याद होगा मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वह कुछ भी नहीं जानता है, तो मुझे हर चीज़ बतानी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब ये जो भाग की संक्रिया जो है, भाज्य, भाजक, भागफल और भागफल शेषफल तो इस पे आधारित एक जो प्रमेय का है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो है उसका भी हम यूज़ करते रहते हैं। ये जो शब्द है इनका आपस में संबंध है, उस संबंध को ही हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से समझते हैं। यानी जो भाज्य बराबर, ये भी आप जानते हैं, बहुत ही पहले आप पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी भाग की जो क्रिया है वो इस पे आधारित है। यानी जब भाग की क्रिया करते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी अभी जो हमने लिया, जिसकी जगह हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे 7 और 15 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, पीछे कितने बच गए 1। तो अगर हमें भाज्य संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना है, भाजक और भागफल का हम गुणा करेंगे। ये जो भाजक है कितना 7 और भागफल कितना आया 2। अगर हम भाजक और भागफल को गुणा करें और उसमें हम अगर शेषफल को जोड़ दें तो हमें भाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये एक प्रमेय का जिसका हम यूज भी बहुत बार कर चुके हैं। तो आप इस पर अधिक प्रश्न जब आते हैं एग्जाम में तो हम कर सकते हैं। प्रश्न किस तरह से आता है, हो सकता है उसमें जैसे भाज्य संख्या दी हुई है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है और हमें ये पूछे कि इसमें भाजक कौन सा होगा। इस प्रमेयिका का उपयोग करके हम इस प्रश्नों को कर सकते हैं। जब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तब हम इस पर आधारित प्रश्न बहुत ही अच्छे से लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है भाग की क्रिया में बस ये केवल 4 जो शब्द हैं वो हमें मिलते हैं। और भाग की संक्रिया वैसे आप जानते हो, फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें वीडियो बनाए हुए हैं तो आप जरूर देखें। गुणा करने के भी बहुत शॉर्टकट तरीके मैंने बताए हैं, भाग की क्रिया के भी मैंने बताए, तो आप उन वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। जोड़ने पर आधारित कुछ विशेष प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ले। तो ज़्यादातर हमें प्रश्न जो पूछते हैं, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, या सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, या संख्या पूछी जाती है, उसमें हम क्या कहते हैं कि लंबा चौड़ा करें तो बहुत ही ज़्यादा, उनके लिए हम फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आप अपनी कॉपी में इन फॉर्मूलों को भी एक बार नोट कर लें ताकि इस प्रश्नों को जब भी आप करेंगे तो आपके समय की बचत होगी। तो पहला जो है वो हमें अगर पूछा जाए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जब हमें प्रथम n प्राकृत संख्या का योग करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, n ब्रैकेट n+1/2। यानी हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याओं का योग हमें पूछा जाए, जैसे हमें पूछ लिया 50 संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग पूछा है तो हमें n की जगह क्या लिखना है, केवल 50। तो हम इस प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से 50 और ये हो जाएगा 50 + 1/2, यानी कितना हो गया 50 × 51/2। 2 से 50 को काट दिया 25 और फिर हम इसको गुणा जो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न वैसे हम जब अभ्यास करेंगे तब हम बहुत ही अच्छे से इसको समझाएंगे। तो अभी आप तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम प्रश्नों को करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, हम इसको एक अलग से ही लेंगे। तो अभी आप नोट कर लीजिए। तो n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब है जब हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर करना हो तो सम संख्याओं के लिए क्या होगा, इनकी संख्या जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, यानी हमें बटा 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम n और n+1 करते ही हमारी क्या हो जाएगा, सम संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, n²। यानी जितनी भी संख्या है उसका हमें, जितनी विषम संख्या ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले में। अगर हमें लिखा हो जैसे 1 से 50 तक की संख्या है तो उसमें ध्यान रखना विषम संख्या कितनी होगी, उसकी आधी होगी 25, तो हमें उसका वर्ग करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या का मतलब है उसमें अगर हम 0 को भी अगर शामिल करते हैं तो हमारा योगफल क्या आएगा, उसमें ध्यान रखना है केवल छोटा सा अंतर है। उसमें चूंकि एक संख्या बढ़ जाती है तो हमें यहाँ पर एक संख्या
कम करनी है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाँ पर था n प्लस 1/2 और इसमें हो जाएगा n माइनस 1/2। ठीक है। अब उसके बाद में एक जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो वर्ग संख्याओं से मतलब क्या है, जैसे प्राकृत संख्या जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस तरह से करते करते जहाँ तक हमें पूछी है उसका योगफल हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान रखें, इसको ध्यान से लिखें। सबसे पहले n, फिर n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 और अपॉन 6, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना हो, ये वर्गों की बात नहीं, घन का तात्पर्य क्या है, घात 3, जैसे 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3। अगर हमें ये करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो n प्राकृत संख्या का योगफल का जो फॉर्मूला है n प्लस 1/2, इसका अगर हम पुनः वर्ग, अगर पूरे का आंसर का अगर वर्ग कर दें तो हमें जो है प्रथम n घन प्राकृत संख्या है उनके घनों का योग हमें मिल जाएगा। तो आप एक बार अच्छी तरह से इनको नोट कर लें या अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जब भविष्य में हम जब इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तब आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी, तो अच्छे से हम कर पाएंगे। अब इसमें हम जोड़ने जो सारी जो संक्रिया है, इसमें अब केवल एकमात्र चीज़ जो बची है वो बची है बोर्ड मास थ्योरम। ठीक है। यानी जहाँ पर हमें बोर्ड मास का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने की सम्मिलित प्रक्रिया संक्रिया जब करनी हो तब हम बोर्ड मास थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए बोर्ड मास थ्योरम के बारे में पूरा वीडियो वापस बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने अभ्यास प्रश्न भी लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही सामान्य तरीके से मैंने हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कोई भी ऐसा शब्द है या शब्दावली है जो जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से संबंधित हो तो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो हम अगले जो वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें मैं सम्मिलित करूँगा और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और निवेदन कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह के जो वीडियो उनका बेनिफिट मिल जाए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।